बिहार के लिए ये चुनावी साल है और चुनावी साल होने की वजह से ही बिहार में एक बड़ी यात्रा चल रही है। यात्रा का नाम है वोटर अधिकार यात्रा, जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, जो कि 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई, मगध के क्षेत्र को होते हुए सीमांचल, तिरहुत, मिथिलांचल को कवर करते हुए कल 1 सितंबर को पटना में इस यात्रा का समापन है। अब इसी यात्रा पर हम बात करने वाले हैं कि इस यात्रा का क्या असर बिहार पर, कांग्रेस पर और इस चुनाव पर पड़ने वाला है। तो हमारे साथ जो है हमारे सीनियर रोहित हैं, जो कि ऑन ग्राउंड जो हैं सो अच्छा खासा इन्होंने इसे कवर किया है, देखा है कि इस यात्रा में क्या कुछ हो रहा है। तो हम उनसे आज बात करेंगे इसी मसले पर कि इस वोट यात्रा का असर जो है बिहार चुनाव पर, कांग्रेस पर, राहुल गांधी की छवि पर कितना पड़ा है। रोहित जी, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यही वोट अधिकार यात्रा को लेकर कि इसका क्या असर दिखेगा या फिर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इस यात्रा को लेकर, खास करके मगध के क्षेत्र में। तो मैं ये ज़मीनी हकीकत जानना चाहता हूँ कि जो वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू होकर अब कल, यानी कि आने वाला कल जो 1 सितंबर को है, वो पटना में समापन होने वाला है वो यात्रा। लेकिन इसका जो यात्रा का असर है, क्या आपको ग्राउंड पर दिखा कुछ लोगों के बीच? देखिए, इस यात्रा का और ख़ासकर जो राहुल गांधी का कद है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस यात्रा का मुमकिन होना ही अपने आप में कांग्रेस के लिए या फिर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती था। तो वो यात्रा अब 1 सितंबर को ख़त्म होने की ओर है, ख़त्म हो जाएगी। अभी कांग्रेस पार्टी ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि रामलीला मैदान में इसका समापन किया जाए या फिर इसको चलते ही गांधी मैदान। चलते ही रोड शो की तरह ख़त्म कर दिया जाए। इसका हम्म, कारण भी है क्योंकि रामलीला मैदान बहुत बड़ा मैदान है। गांधी मैदान। सॉरी, गांधी मैदान, हम्म। हाँ। तो गांधी मैदान बहुत बड़ा मैदान है पटना का, और बहुत कम लोगों की रैलियां हुई हैं उस तरीके से। एक बार मुझे याद आता है स्वाभिमान रैली लालू यादव ने महागठबंधन के बैनर तले की थी। की थी। तो डर लग रहा है कांग्रेस के लोगों को कि शायद गांधी मैदान ना भर पाए। बट क्योंकि जब गांधी मैदान में कोई भी रैली होती है तो ये कंपटीशन नहीं होता कि भरने वाला। जी, बहुत इसका लंबा लेकिन इतिहास रहा है। अब इसके इधर शुरुआत से अगर मैं बात करूं तो सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा, और सुरक्षा के तमाम इंतज़ामों के बावजूद लोग मिल सके राहुल गांधी से। उन तस्वीरों के अनुसार अगर मैं बोलूँ तो ये यात्रा अपने आप में सफल रही है। जो वो चाहते थे, जो नैरेटिव बिल्ड करना, बिहार की चर्चा में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि मैंने इस यात्रा को एकदम ज़िले दर ज़िले या विधानसभा सीट दर सीट मैंने कवर किया, बट मैंने जहाँ पे देखा, चाहे सासाराम हो, औरंगाबाद हो, गया हो, इन सब इलाकों में जो मैंने देखा वहाँ पे ये बहुत क्लियर था। और ख़ासकर एक चीज़ मैं ज़िक्र करना, मैं गया में था तो वो इलाका जो अमूमन माना जाता है पन्नों का इलाका है, जो भाजपा के वोटर्स माने जाते हैं, जो ये माने जाते हैं कि वो भाजपा के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, उनके बीच भी चर्चा में राहुल गांधी है। ये मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण इसलिए क्योंकि अगर भाजपा के वोटर वर्ग के बीच में चर्चा का विषय राहुल गांधी है, हालांकि वो चर्चा में ये कहते हैं कि इसमें सेंटर लीडरशिप का या चुनाव आयोग का डायरेक्टली हाथ नहीं है। वो कहते हैं बीएलओ के लेवल पे गलती हुई है, बीएलओ बदला निकाल रहा था। लेकिन ये बात राहुल गांधी की पहुंची कि हमारा वोट मतलब आप कह रहे हैं कि लोगों को समझा पाए हैं। जी जी। और राहुल गांधी की शुरू से दिक्कत ही यही रही है कि वो समझा नहीं पाए। जैसे इसके पहले न्याय योजना वो लाए थे 2019 में, है ना, वो जो न्याय न्याय करके था, वो भी वो नैरेटिव पहुंचा नहीं पाए। उसमें देखेंगे आप स्कीम्स तो ऐसा लगता था कि बहुत लोक लुभावन है, लेकिन कांग्रेस अपनी योजनाओं को उस तरह पहुंचा नहीं पाई। 2024 में जब पहुंचा पाई तो उसका असर भी दिखा। तो जब ये यात्रा, जहाँ तक इस यात्रा की बात है, वोटर अधिकार यात्रा की बात है, तो अगर आम आदमी के नैरेटिव में है, देखिए उसका वोट में तब्दील होना ना होना, है ना, वो तो अंततः इलेक्टोरल उसका असर किस तरह पड़ता है इस पे मैटर करेगा। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड पे वो बज़ ग्राउंड पे है, बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहे हैं राहुल गांधी। और तस्वीरें बहुत खूबसूरत आई। पहले राहुल तेजस्वी दिखे बाइक चलाते हुए, उसके बाद से प्रियंका भी उस यात्रा में शामिल होती हैं, और भाई बहन, यादव भी आए, और रेड्डी भी जी आए। हाँ, बाकी लोग भी आए। मतलब अब इसको दक्षिण के नेता यहाँ आ रहे हैं, तो तस्वीरें तो बहुत अच्छी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है यात्रा के अंतिम दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हों, शामिल होंगे, और अखिलेश यादव भी आ सकते हैं, ऐसा आ कहा गए है। हैं वो तो। हाँ, आ गए हैं। वो कल ही आए। तो ये चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। अच्छा,
अब इसी में थोड़ा सा जोड़ते हैं, इससे पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। वैसे विश्लेषकों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ। कई लोग कहते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव की वजह से हुआ। कई लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से वहाँ पे वो सीट जीत पाए, जो 4-5 सीट बिहार से उन्होंने निकाली लोकसभा में। आप ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा और वोट अधिकार यात्रा कैसे एक दूसरे से अलग है? इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, वो तो इस विमर्श के अनुसार थी कि राहुल गांधी को यात्रा की बहुत ज़रूरत थी उस वक्त, है ना। और हमारा राजनीतिक इतिहास भी कहता है कि जिन्होंने भी यात्राएं की हैं वो सफल हुए हैं, चाहे गांधी हो और चाहे अब के प्रशांत किशोर भी हो, वो भी गांधी को वो भी कोशिश कर रहे हैं यात्राओं के जरिए कि मैं भी सफलता पा सकूं। तो राहुल गांधी की वो यात्रा केवल इसलिए थी, आप अगर देखेंगे ना 2010 या 11 के बाद जो राहुल गांधी का पर्सपेक्टिव आम जनमानस में बना, कभी उनके चुटकुले गढ़े गए, कभी उनको अयोग्य बताया गया, कभी उनको ये कहा गया कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। उन सब नैरेटिव के बीच में राहुल गांधी का जो अपना पर्सपेक्टिव था वो नहीं पहुंच पा रहा था। तो भारत जोड़ो यात्रा ने ये काम किया कि राहुल गांधी का जो अपना नैरेटिव है, वो क्या सोचते हैं देश के बारे में, वो क्या मानते हैं, है ना, उनके ऊपर जो भी आरोप थे, जो भी चुटकुले थे, उसको ध्वस्त करने के लिए, उनकी अपनी छवि बनाने के लिए वो यात्रा थी। दूसरी ओर ये जो वोट अधिकार यात्रा है, ये मैं बिहार से ज़्यादा मैं ये मानूंगा कि कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में जो उसकी असफलता थी, वो चुनाव आयोग के मत्थे मढ़कर, है ना, अपने मतदाताओं को जगाने की कोशिश कर रही है। वो ये कह रही है कि आप लोग, हमारे मतदाता महाराष्ट्र और हरियाणा में जागरूक नहीं हुए, उनके नाम काटे गए, इस वजह से हम लोग जो है वहाँ पीछे रह गए या हार गए चुनाव। बिहार में ऐसी गलती दोबारा ना हो उनके नज़रिए से, कि बिहार में ऐसा, देखिए कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग तो सेकेंडरी चीज़ है लोगों के लिए। मैं बहुत लिटरल बोलूँगा, मैं अगर दिल्ली में नौकरी करता हूँ और मुझे अपने गांव में वोट देने आना है, तो मैं बहुत सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करूँगा कि मैं जाऊँगा 2000 रुपये किराया लगेगा, वापस आऊँगा 2000 लगेगा, और मात्र वोट देने में नहीं जाऊँगा, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसी तरह से कोई बम्बई में मजदूरी कर रहा हो, जिसकी 500-700 रुपये कमाई हो, वो वोट देने नहीं जाएगा। इसी तरह से गाँव में है, कोई अपने रिश्तेदारी में चला गया वोटिंग के दिन, वो नहीं आएगा, है ना, चाहे वो भले कांग्रेस का कितना भी बड़ा समर्थक हो, किसी भी पार्टी का कितना बड़ा समर्थक हो। तो कांग्रेस या महागठबंधन ये कोशिश करना चाहता है कि जो हमारे वोटर्स हैं वो तो पहले ये मान लें कि हमें इस बार बढ़ चढ़ के वोट देना। दूसरा, 2020 आपको याद ही है कि कांग्रेस के मत्थे सारी चीजें मढ़ दी गई, है ना, एक तरह से नैरेटिव बिल्ड किया गया। हालांकि उसमें ओवैसी को भी जोड़ा गया कि ओवैसी भी लड़े, उन्होंने भी वोट काटे, बट 70 में से 19 सीट जीतना, वरना तो लोगों ने ये भी कहा, और मेरा भी यही मानना है कि अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती, क्योंकि आरजेडी तो 19 लाने के बावजूद बनते रह गई, तो अगर कांग्रेस, मुझे लगता है कि 40 भी ले आती, 35 भी ले आती, तो क्योंकि वहाँ पे सभी ने अच्छा काम किया था, और तेजस्वी की छवि, मतलब उस समय लालू के छाये से बाहर निकल कर और वो उस समय छा जाना एक तरह से, मतलब तेजस्वी ने अच्छा कैंपेनिंग की थी। क्योंकि उस चुनाव में जो मुझे याद है, जैसा कि लालू यादव की फोटो भी हटा दी गई थी पोस्टर बैनर से, परिवार के, बिल्कुल तेजस्वी यादव के ही बैनर तले सब कुछ लड़ा गया, उसी की तस्वीर पर लड़ा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जी। राहुल की जो पर्सनल इमेज है और कांग्रेस की, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। बिहार जैसे, मतलब हमें लगता है कि प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का नाम अगर गिनने के लिए जाए तो नहीं मिल पाएंगे कांग्रेस की। तो आपको क्या लगता है कि वोट अधिकार यात्रा, क्योंकि इसमें लग रहा है कि बहुत अच्छी खासी तैयारी के साथ तमाम जो अलग अलग शहर, अलग अलग प्रदेश से जो है कार्यकर्ता पहुंचे इस वोट अधिकार यात्रा में, तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ बूस्ट कर पाए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर को, और इस यात्रा से राहुल के इमेज पर, जो वो इमेज इनका अलग अलग नामों के साथ, चीन के साथ समझौता करना, इनके ये समझ नहीं है, राजनीति की समझ नहीं है, तो ये सब जो दंत कथाएं उनके बारे में फैलाई गई, आपको लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा से बहुत कुछ सुधरी है? जो तस्वीर निकल के आ रही है उससे क्या लगता है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, मतलब एक तो बिहार के अपने पर्सपेक्टिव से समझेंगे, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी की अपनी इमेज की, वही पर्सनल इमेज की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, नेता
नेता जो जितने भी नेता बड़े बने हैं, जिन्हें बड़ा नेता कहा गया, हालांकि मनमोहन सिंह बहुत सफल प्रधानमंत्री रहे नीतियों के अनुसार, सफल प्रधानमंत्री नीतियों के अनुसार रहे जो, और उसका पहला भी, लेकिन उनको एक सफल राजनेता नहीं माना गया। उसका कारण ये था कि वो कम बोलते थे, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। हालांकि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से वो भी थे, गरीब थे, विभाजन के शिकार रहे उसके बाद, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाए। इसके बरक्स नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने लोगों की गरीबी से खुद को रिलेट किया। उन्होंने ये कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश करी कि मैं चाय बेचता था, जो भी उन्होंने अपना हम्बल बैकग्राउंड दिखाया, लोगों से कनेक्ट किया कि मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है तो मैं चोरी भी नहीं करूंगा, किसके लिए चोरी करूंगा। ये सारी चीज़ें कनेक्ट करी उन्होंने, लोगों को और बैठाया। इसके बरक्स राहुल गांधी का, एक तो कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर शुरुआत में कंफ्यूज रही। जैसे एक थ्योरी ये भी चलती है पॉलिटिक्स में कि 2009 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक खेमा कांग्रेस का, है ना, सहमत था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। मनमोहन सिंह खुद भी छोड़ना चाहते थे, ऐसा एक किताब में लिखा हुआ है, संजय बारू की किताब में भी इसका जिक्र है कि मनमोहन सिंह 2009 में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। एक्चुअली क्या था कि मनमोहन सिंह मीम मटेरियल उस समय तक अखबारों के लिए बन चुके थे, हालांकि उस समय मीम नहीं आए थे, बट रिमोट कंट्रोल वाला विमर्श 2007-8 के बाद वो एक चलने लगा था, शुरू हो गया। तो पहले तो ये उन्होंने किया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी क्योंकि विदेशी मूल की थी। उसके बाद से फिर ये हुआ कि सोनिया ही सरकार चला रही है, तो अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया था। तब तक इतनी आज़ादी थी, है ना, तो अखबारों ने ये सब लिखना शुरू कर दिया। तो लेकिन मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने या राहुल गांधी खुद ने, उन्होंने ये तय किया होगा कि अनपॉपुलर गवर्नमेंट की कुर्सी पहली बार में नहीं लेंगे। और उस समय गठबंधन की सरकार भी थी यूपीए की, कांग्रेस अपने दम पर नहीं थी, तो मनमोहन सिंह के हाथ में ही रही। और उसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी की छवि दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई, है ना। सांसद वो रहे, लेकिन उनकी जो लोकसभा सीट थी वो भी बैसाखी के दम पे चलती रही। वो लोग कभी बहुत उस तरीके से सक्रिय नहीं रहे। उनकी कुछ यात्राएं मुझे याद है, भट्टा परसोल की एक यात्रा है जिसमें खाट पे बैठे राहुल दिखाई दे रहे हैं, वो सारी तस्वीरें आई। कभी आक्रामक राहुल गांधी दिखाई दिए जब लोकपाल बिल या कोई बिल फाड़ दिया था। हाँ, उन्होंने फाड़ दिया हाँ, था। वो सांसदों और विधायकों को जो जेल में बंद कराने वाला, वो उन्होंने फाड़ दिया था। तो उन्होंने अपनी सरकार की छवि, उन्होंने अपनी सरकार की छवि को कमजोर किया। उसमें क्या होता है कि जब आप अपनी सरकार की छवि कमजोर करते हैं, देखिए पार्टियां कहती हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र हो जाएगा तो उनका नेता कमजोर हो जाएगा ना। ये भी तो समस्या है। जैसे बीजेपी लाख कहे कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन अगर कोई उनका नेता उठ के ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी की ये नीति गलत है, तो नरेंद्र मोदी पर सवाल उठेगा, पब्लिक में परसेप्शन जाएगा कि भाई नरेंद्र मोदी ठीक से काम नहीं कर रहे। तो लोकतंत्र कहने सुनने में थोड़ा ज्यादा आनंद आता है कहने में। मतलब लोकतंत्र कह के पार्टी के अंदर जो है हाँ, एक किसी का वर्चस्व होता है, उसे डिसिप्लिन कह दिया जाता है। डिसिप्लिन कह दिया जाता है। तो ये हुआ कि राहुल गांधी अब करते चले गए। उसके बाद फिर उनका सामना होता है 2013 में नरेंद्र मोदी से, जो जिनके पास सुशासन का नैरेटिव होता है। उन लगातार मुख्यमंत्री, हाँ, प्रचार तो था ही, उनके पास एक प्रशासनिक अनुभव का, और गुजरात पहले से समृद्ध राज्य भी रहा है, तो उनके पास एक दिखाने को काम था। दूसरी ओर राहुल गांधी थे जिनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव उस तरीके का नहीं था, सांसद रहे थे, कांग्रेस के महासचिव, और एक चुनौती ही था उनके सामने, वो पारिवारिक बैकग्राउंड, प्रधानमंत्री पहले तो लॉन्च नहीं हो पाए, और जब लॉन्च होने की बारी आई तो सामना ऐसे नेता के साथ था जिसके पास उनसे कई गुना ज्यादा अनुभव था। दूसरा, ये तो सही बात है ना कि नरेंद्र मोदी ने जो खाक छान कर जो अनुभव हासिल किया था, देन वो मुख्यमंत्री बनते। और यहाँ वो वर्सेस वाला मामला ये हो गया था ना कि एक परिवारवाद से आया है और एक गरीब परिवार से उठ के आया है। तो राहुल गांधी के साथ चुनौतियां बहुत सारी रही। तो राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, उसके जरिए वो नैरेटिव मिटाने की कोशिश की कि भाई मैं भी संघर्ष कर सकता हूँ, मैं भी लड़ाई लड़ सकता हूँ। उसके बाद अब ये आता है बिहार में। बिहार में मैं वापस लौटता हूँ। ये यात्रा इसलिए भी जरूरी थी कांग्रेस के लिए क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि यूपी बिहार, खासकर यही मैं पूछना भी चाह रहा था, आप यूपी से नाता रखते हैं तो यूपी का भी वही हाल है कि यूपी बिहार से राहुल गांधी कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो अंग्रेजी में सोचते हैं।
तो जब राहुल गांधी की ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जिसमें वो बुलेट चला रहे हों, हम्म, किसी वीडियो में वो कहते हैं तेजस्वी कहाँ है, हम्म, किसी वीडियो में वो ये प्रियंका गांधी के साथ सफर करते हैं, हम्म, किसी वीडियो में भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद वो उनसे हम्म, हाथ मिलाते हुए हम्म, दिखते हैं, किसानों के साथ बातचीत किसानों करना। के साथ बातचीत करते हुए दिखते हैं। तो बिहार में देखिए एक मतलब चीज इस ये बार बहुत वो शील्ड होके नहीं दिखे जी अपने बॉडीगार्ड्स गार्ड्स और के। दूसरा ये है कि बिहार में कांग्रेस के पास कोई पॉपुलर चेहरा नहीं है, नहीं है। तो कांग्रेस की मजबूरी भी है हम्म, कि राहुल गांधी को ही सामने रखकर चुनाव लड़ा जाए, तो हम्म, ये इसलिए भी जरूरी था। दूसरा हम्म, काडर हम्म, काडर मजबूत हम्म, तभी होगा हम्म, जब सेंट्रल लीडरशिप मजबूत होगी। हम्म, अगर काडर निराश रहेगा तो काडर को भी मजबूत करने के लिए हम्म, उनकी ये यात्रा हम्म। बिल्कुल है, बेशक है। अच्छा, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। हमने तमाम वो तस्वीर देखी जब एक साथ गाड़ी पर राहुल तेजस्वी थे, एक दूसरे को डिफेंड करते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं वहाँ। लेकिन पॉलिटिक्स तो है, गठबंधन की पॉलिटिक्स होती है, गठबंधन पॉलिटिक्स में एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी होती है। तो आपको क्या लगता है कि राजद और कांग्रेस एक, ये तो बता रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा है, लेकिन ये भी है क्या कि क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 70 सीट पर पिछली बार चुनाव लड़े, 19 ही जीते, इस बार सीट घटेगी, तो क्या कांग्रेस की ये भी कोशिश है कि हम अपना वर्चस्व भी दिखाएं कि नहीं, हम अपनी सीट तो कम नहीं करेंगे, तो इस यात्रा से राहुल गांधी ये भी बताने की कोशिश करते हैं हमारा भी वोट बैंक है, हम कम नहीं होंगे, हमने बहुत सुधार किया है, ऐसा भी है? देखिए ये तो प्रेशर की पॉलिटिक्स तो गठबंधन में भी खेली ही जाती है। हम्म, और दूसरा कांग्रेस के पास राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के पास राहुल गांधी हैं, तो वो चाहेंगे चाहेंगे कि भाई हम, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी कांग्रेस के लिए ये था हम्म, कि वो ये दिखा सकें कि 70 में से 19 सीटने जैसी नौबत सीटें जीतने जैसी नौबत इस बार नहीं है। हम्म, वो ये दिखाना चाहते हैं हम्म, कि इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है, हम्म, तो वो एक तो 70 सीटों पर अपना दावा फिर से करना चाहते फिर हैं। से करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि उनको जीतना भी तो है, हम्म, एक तो दावा है दावा है, जितना भी लेकिन है। ज़मीन पर जीतना भी है। और हम्म, कांग्रेस के बारे में बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट लिखते रहे हैं हम्म, और मैंने देखा भी है हम्म, राहुल की यात्रा जहाँ जहाँ गुजरी। हम्म, मुझे ऐसा लगता है जहाँ कैंडिडेट मजबूत है, जहाँ नेता है लोकल मजबूत, हम्म, वहाँ पर तो राहुल गांधी का नैरेटिव हम्म, और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम्म, लोगों तक पहुँच रहा है, क्योंकि उनके पास एक चेहरा भी है। हम्म, और दूसरा ये भी है कि कांग्रेस और जदयू के जो एमएलएज हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, अभी खबर आई थी कि पब्लिक ने एक बीजेपी और जेडीयू के बीजेपी और मिनिस्टर्स को जेडीयू के, तो एक एंटी इनकम्बेंसी एंटी की है। इनकम्बेंसी, ऐसे जिसका भी में उन्होंने जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ, क्या एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हो पाता बीजेपी के खिलाफ? ऐसे में हम्म, ये राहुल गांधी का नैरेटिव हम्म, ऑफ कोर्स आरजेडी को भी आरजेडी को। आरजेडी को भी फायदा देगा। हम्म, देखिए आरजेडी के साथ दिक्कत है वही जो समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में है। वो एक जुड़ा हुआ है। एक उनका एक वोट बैंक निर्धारित मान लिया गया है हम्म, कि ये जातियाँ, हम्म, मैं उसका जिक्र तो नहीं करूं, हम्म, लेकिन ये जातियाँ मान लिया। दूसरा एक बीजेपी या जो काउंटर पॉलिटिक्स करते हैं इन पार्टियों के खिलाफ, चाहे आरजेडी हो बिहार में, चाहे यूपी हो, यूपी में सपा हो, जो काउंटर पॉलिटिक्स करते हैं इनके अगेंस्ट, वो ये कहते हैं कि देखिए ये लोग आएंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। गुंडागर्दी। और वो जो समाज में कथित तौर पर छोटी जातियाँ हैं उनको ये डर दिखाया जाता है। दिखाया जाता देखिए आपको याद होगा 2024 के चुनाव में है। राहुल गांधी ने खुलकर ये कहा और वो नैरेटिव कांग्रेस ने यूपी में फैलाया हम्म, कि 400 सीट क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि ये आपका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण। संविधान खत्म करना चाहते हैं। उससे उसका बेनिफिट सीधे तौर पर किसको मिला? अखिलेश यादव को मिला। अखिलेश यादव। जिन जातियों के वोट उनको नहीं मिलता था कि गुंडागर्दी के नाम पर हम्म, इनके अपने लोग गुंडागर्दी करते, उनके भी वोट मिले। हम्म, मायावती पहले से कमजोर हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। तो जो बीजेपी में वोट शिफ्ट होने वाले थे हम्म, वो इधर आ गए। हम्म, ऐसी ही उम्मीद, जो मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसी ही उम्मीद कांग्रेस भी कर रही है, या कांग्रेस कर रही है, आरजेडी भी कर रही है कि बिहार जिन जातियों के वोट नैरेटिव की वजह से हमें नहीं मिल पाते हैं, जो ये कहा जाता है कि जाहिर सी बात है, देखिए और जंगल राहुल राज। गांधी तो अब उस पॉलिटिक्स पे उतर गए हैं जो कांग्रेस की जो हाँ छवि कही जाती थी कि फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स, लेकिन अब जो है वो बात संविधान की करते रहते हैं, अंबेडकर की बात करते जी, रहते हैं। और वो उन्होंने एक ये भी तोड़ पिछली बार उन्होंने आजमाया तरीका कि जो ये धर्म की राजनीति है, जो एक काउंटर पॉलिटिक्स चल रही है उनके सामने धर्म की, उसके बरक्स आप अगर जाति, सामाजिक न्याय की बात अगर आप लाते हैं, क्योंकि लालू ने इसे ध्वस्त किया है, कई बार किया ध्वस्त, कि अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं 1992 में
उस समय राम मंदिर आंदोलन जब चरम पर होता है, उसी समय मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जैसे दो नेता उभरते दोनों हैं। अगल बगल के राज्यों में बीजेपी को पीछे छोड़ते हैं और पीछे अपने छोड़ते हैं। अपनी जमीन बनाते हैं स्थापित। हालांकि ठीक है, टाइम दोनों का अलग अलग हो, लेकिन उस समय भी ये लोग अपने अपने राज्यों में अपनी मजबूत और पकड़ वहीं से बना। लालू यादव की उठे भी वहीं से, हाँ, उनका शुरुआती दौर तो था। राहुल गांधी को ये समझ में आ चुका है अच्छे हम्म। से कि इसकी काट यही है कि हमें। लेकिन मुझे एक डर भी है, और वो डर ये है, जो कांग्रेस के साथ पिछली बार जो खेल हुआ, जो मुझे समझ में आया, वो इस बार भी हो सकता है। खेल ये कि आरजेडी के वोटर्स क्या कांग्रेस को वोट करेंगे, जहां उनकी वो कांग्रेस की सीट सामाजिक हो। समीकरण कौन है उनका वोटर वोटर ग्राउंड पे। कौन है। फिर कई जगह ऐसी सीट है जहाँ पे इस वक्त मैंने देखी है, खासकर मगध जोन में मैंने देखी है, कई जगह दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं। और राहुल गांधी और तेजस्वी आपस में समझौता तो कर लेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी समझदार हो सकते हैं, राहुल गांधी बड़े भाई हो सकते हैं, तेजस्वी तेजस्वी यादव छोटे भाई भी बन सकते हैं। लेकिन जब आप आएंगे औरंगाबाद, जब आप आएंगे सासाराम, जब आप आएंगे गया, क्या वहां पर भी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी बड़े भाई और छोटे भाई जैसा, ये बड़ा मुश्किल काम है। और पीछे यूपी में तो ये सफल रहा था कि यादव वोटर्स जो थे, जो पारंपरिक वोटर्स माने जाते थे सपा के, उन्होंने काफी हद तक कांग्रेस को सपोर्ट किया। तब जाके वो समीकरण बना कि यूपी की सबसे बड़ी पार्टी सपा बनी। लेकिन यहाँ पे विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ऐसा भी होता है कि फिर तेजस्वी यादव के वोटर्स जहाँ कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जदयू की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और प्रशांत किशोर, उन्हें तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी खाक छान के आए हैं इस फील्ड में चुनावी समीकरण बनाने में। दूसरा, इसे इस तरह से भी देखना चाहिए कि क्या आरजेडी से, कांग्रेस से नाराज हुए जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा, क्या वो जनसुराज ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि जनसुराज के पास सिंबल तो है ना अपना, तो निर्दलीय लड़ने से बढ़िया है। मेरे यहाँ जो है, एक बार यूपी में क्या हुआ था कि एक पूर्व मंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र थे, फतेह बहादुर सिंह, उनका मायावती ने टिकट काट दिया। वो लड़े एनसीपी से, क्योंकि एनसीपी का एक अपना सिंबल था, एनसीपी से लड़े और एक नाम है। हाँ, एनसीपी से वो, क्योंकि उनका अपना रुतबा था, उन्हें जीतना था, लेकिन वो निर्दलीय नहीं लड़े, पार्टी से लड़े। अब आप आकलन करेंगे तो कहेंगे आप एनसीपी का ग्राफ तो यूपी में बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो सिंबल के नाते वो फतेह बहादुर सिंह, और यहाँ तो फिर भी प्रशांत किशोर एक नाम बन के आए हुए हैं, एक नाम है। तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि जो असंतुष्ट कैंडिडेट्स होंगे क्या जनसुराज की तरफ, और क्या जो है प्रशांत किशोर कर तो बात रहे हैं कि पारंपरिक राजनीति नहीं करेंगे, बोल रहे हैं कि 90% लोग हमारे ऐसे होंगे जो चुनाव कभी लड़े ही नहीं होंगे, लेकिन वही तो बलिया से पूर्व सांसद को अपनी पार्टी में शामिल भी करा रहे हैं, जो 92 साल का है। तो कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर भी है। दूसरा तो यही बात है, ये भी डर एक बना होगा, और प्रशांत किशोर ने मेहनत तो की है, उसका परिणाम जो भी हो, तो उससे भी। और उस पर हम एक और आगे की चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। जी, बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल और बड़ा सवाल है, मुद्दा एसआईआर को लेकर वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। यहाँ वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की बात तो हो रही है, लेकिन जो इसके मूल में है बिहार का मुद्दा, बिहार के लोगों का मुद्दा, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, ये सब पीछे छूट रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? इसमें देखिए, मतलब एक तो पार्टी, देखिए नैतिकता की जो बात है वो तो यही कहती है कि बात होनी चाहिए, और ठीक है कांग्रेस और आरजेडी को छोड़ दिया जाएगा, हालांकि वो लोग उठाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते हैं, बट ये है कि हाँ, ये यात्रा जो उनकी चल रही है वो केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोट धांधली और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों से चल रही है। लेकिन इस पे अगर पार्टियों का पर्सपेक्टिव और क्लोजली जाके देखें तो आप देखेंगे, ये पाएंगे कि ये कांग्रेस की चाहे आरजेडी की ये कैंपेनिंग बहुत अर्ली शुरू हो गई चुनाव के लिहाज से। तो उनका ये प्लान था कि पहले हम ये नैरेटिव स्थापित करें, जहाँ तक मैंने सुना है, या सीनियर और भी जो सीनियर्स हैं पत्रकार जिनसे नेता बातचीत करते रहते, तो उनका ये प्लान था कि पहले ये वोट वाला नैरेटिव सेट कर लिया जाए, ताकि जो हमारे, जैसा मैंने पहले कहा कि जो हमारे कोर वोटर्स हैं वो हमारे लिए तैयार हो जाए, और उनको ये भी तो दिखाना है, आईना दिखाना है ना, कि महाराष्ट्र और हरियाणा हम हारे नहीं, यानी ये लोग थक चुके हैं, जो वोटर थके हुए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, कि महाराष्ट्र और हरियाणा हम हारे नहीं हैं, हमको हराया गया है। वो
एक बिल्ड करना, तब ना उनका काडर यहाँ पे कहेगा नहीं नहीं अब के हारने नहीं देंगे। उसके बाद अभी देखिए बीजेपी का बहुत कम, प्रधानमंत्री बोध गया में आए थे, लेकिन बीजेपी के हाँ, ये नेता एक चीज़ मैं भी थोड़ा बोल लेना चाहूँगा इस पे कि क्योंकि प्रधानमंत्री का रैली कहीं जगह किसी भी जगह कहा जाता था कि कहीं का चुनाव है और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों वहां पहुंच गए तो वो माहौल बदलता था। लेकिन गृह मंत्री का भी दौरा हो गया, शिलान्यास भी हो गया पुनौरा धाम में सीता राम मंदिर, उसके बाद जो है सो प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं और 3 बार आ चुके हैं या 2 बार आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो असर दिखने को नहीं मिल रहा नहीं। है। एक्चुअली देखिए बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, नहीं है, है ना। उड़ीसा वगैरह में चुनाव होते हैं तो सारे हिंदी पट्टी के नेता भेजे जाते हैं, है ना। तो जिस तरह से कांग्रेस या आरजेडी बुला रही है दक्षिण के नेताओं को, उसी तरह से बीजेपी भी करती है। शिवराज सिंह चौहान कहाँ जाके प्रभारी बना दिए जाते हैं, झारखंड तो के। ये हाँ हिंदी पट्टी के नेता तो बिल्कुल आएंगे। और बीजेपी का तो इस मामले में बड़ा सख्त रुख रहा है। बीजेपी तो कैंप लगवा देती है अपने नेताओं से कि 2 महीने आप वहीं रहिए, आपको कहीं हिलने, मतलब अब तो कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं हाँ तक। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अपना स्टेट छोड़कर कैंप हिमंता बिस्वा शर्मा पर तमाम तरह के हाँ। आरोप लगे कि अपना स्टेट तो छोड़ के झारखंड में बैठे वो हुए हैं। करीब 1.5 महीने 2 महीने रहे वो पिछली बार मैं वहाँ था और मैंने देखा, और नज़दीकी से मैंने देखा कि वो वहाँ पे थे। तो बीजेपी ने अभी शुरू नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है, और यही है भी कि वो बीजेपी ने अभी शुरू नहीं किया है। और उसी तरह से कांग्रेस ने या आरजेडी ने अभी अपने कैंपेन को उस तरीके से सेट नहीं किया है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है 2.5 महीना चुनाव में, मुझे मतलब ऐसा लगता है मोटा माटी बचा हुआ है। 2 महीना तो मतलब मैक्सिमम मानता हूँ कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर की शुरुआत में ही कुछ होगा। तो ये पार्टियां अभी अच्छा बीजेपी भी वेट कर रही है, बीजेपी भी वेट कर रही है कि वोट अधिकार यात्रा के अलावा और कौन से नैरेटिव पे ये लोग खेल रहे हैं, खेलना चाहते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर सारी मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान देना भी नहीं चाहता। ध्यान दे रहा था, मुझे लगता है कि वोट अधिकार यात्रा के बाद से प्रशांत किशोर भी दबे हैं। नहीं एक्चुअली पार्टियां उनको ज्यादा नोट नहीं करना चाह रही हैं, वो चाह रही इसलिए भी नहीं देना चाहती है ताकि तवज्जो देंगे तो लोग चर्चा में वो आएंगे। हालांकि प्रशांत किशोर पर्याप्त चर्चा में है, सोशल मीडिया उनका एकदम बढ़िया चल रहा है। वो जो काम अन्य पार्टियों के लिए करते थे वो अपने लिए भी कर रहे हैं, नो डाउट। दिखा भी है, दिखा। अब लोग कह रहे हैं कि पैसों से भीड़ आ रही है, जैसे भी भीड़ देखिए किसी भी नेता की भीड़ में या किसी भी नेता की रैली में कहीं पर भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसे पे भीड़ ना आए, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी। पैसे पे भी भीड़ प्रशांत किशोर ले आ रहे हैं। हाँ पैसे, उनका कार्डर नहीं है, उनका कोई ऐसे थोड़ा है कि 10 साल पुरानी पार्टी है, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव थे या उनके पिताजी वो मास लीडर की छवि भी नहीं थी, वो नई छवि थी, तो उनको जाहिर सी बात है वो पैसा इंटर्नशिप करा रही है उनकी पार्टी, है ना, बच्चों से। मैंने वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हाँ कि इंटर्नशिप करा रही है, बच्चों को कुछ 11,000 12,000 दिए जा रहे हैं और वो बच्चे आ रहे हैं, उनका काम है वार्ड दर वार्ड नेताओं से मिलना, तो उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, बात को कंक्लूड करता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा या आरजेडी, जेडीयू तो मैं मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के कैंपेनिंग के भरोसे ही रहती है, क्योंकि उनके लोकल नेता अपनी जगह स्थापित है। लेकिन हाँ और जेडीयू वगैरह जो भी उनके साथ गठबंधन में रहते हैं, उनको संगठन का जो फायदा मिलता है वो भाजपा का ही मिलता है। मैं संगठन से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि नैरेटिव का फायदा भाजपा देती है। संगठन देखिए जेडीयू का बहुत स्ट्रांग है, मैं ये मानता था कि नहीं जेडीयू का संगठन कमजोर है, लेकिन इधर जो 15-20 दिन में संगठन ठीक ठाक है जेडीयू का। और नीतीश जो अभी कुछ दिन पहले एनडीए की मीटिंग भी हुई है, एनडीए सम्मेलन तो लगता है, और हाँ मीटिंग जो बड़े स्तर पे दिल्ली में तो सीट को लेकर भी कुछ तस्वीरें साफ हुई है, तो नीतीश छूटेंगे नहीं। लेकिन जहां तक कैंपेनिंग की बात है, बिहार के मुद्दों की बात है, मुझे लगता है ये अभी और लड़ाई जटिल मुद्दे उठेंगे, जटिल होगी, और अभी नीतीश कुमार घेरे जाएंगे और पहले से भी घेरे जा रहे हैं। और मुझे लगता है चुनाव आते आते जी हमें लगता है कि नवीन पटनायक के साथ जो हुआ, हमें लगता है नीतीश के साथ भी, और सरप्राइज एलिमेंट के लिए भी हमें गुंजाइश छोड़नी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में बाहर रहेगा लेकिन नीतीश कुमार हो सकता है नहीं रहेंगे, तो सरप्राइज की ज्यादा संभावना है इसकी सरकार की, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ अनफिट टाइप के भी दिखे हैं राजनीति में, इस वजह से इस तरह से बात कही जा सकती है। तो मुद्दे उठेंगे, बिहार बिना मुद्दों के कभी चुनाव नहीं लड़ता, भले वो अंत में जाति का नैरेटिव पे वोट दे दे या किसी नेता के नाम पे वोट दे दे, लेकिन मुद्दे उठेंगे। और बिहार तो बदलाव की बातें 50 साल चुनाव तो कभी मुद्दाहीन होता ही नहीं। जी ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे वोटर अधिकार यात्रा की, जो कि अभी अर्ली स्टेज में है। रोहित ऐसा बता रहे हैं कि आने वाले समय में अभी और कुछ होगा, और बहुत कुछ होगा। तो बहुत कुछ क्या होगा वो हम आपको बताते रहेंगे इसी तरह की चर्चा के माध्यम से, अपने वीडियोज़ के माध्यम से, अलग अलग शोज के माध्यम से। अभी हमारे पैनल में
हमारे सीनियर रोहित थे। हम और भी सीनियर लोगों को इस पैनल में जोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही चर्चा लेकर आने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए एआर नाउ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।